हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आप उन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। देखिए, जो भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है वो ब्रिटेन के सम्राट की तरह ही है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण यह होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड होता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ब्रिटेन में भी यह स्थिति देखने को हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने अभी सही बताया, जो भारत में संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, वह राष्ट्रपति होता है और यह नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। देखिए, प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। एक होता है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जब वैसे ही पूछे कि संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष, या कह सकते हैं कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होगा, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका भी सही आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, और उन शक्तियों का प्रयोग वह प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो मैंने यह आप सभी को बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वह तीनों सेनाओं जल थल वायु का हेड होता है, और इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन शक्तियों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो देखिए, इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह भारत का नागरिक हो, यह भी उसकी योग्यता है, वह लाभ के पद पर ना हो, यह भी उसकी योग्यता है, और वह संसद का सदस्य हो। दोस्तों, यह उसकी योग्यता नहीं है। इसमें कहा गया है कि यदि वह संसद का सदस्य है, किसी सदन का सदस्य है, तो उसे उससे त्याग देना हो, उस पद को छोड़ना होगा, तभी जाकर वह भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो ग्रहण कर सकता है। तो इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह संसद का सदस्य ना हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो मैंने आप सभी को बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए, पहला तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य, दोस्तों, ये भाग नहीं लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य ये भी भाग लेते हैं। तो भाग नहीं लेते, इसका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं। संसद जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें केवल संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये सब उसमें भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 55। देखिए, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है वह अनुच्छेद 55 में दी गई है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा वह गुप्त मतदान एवं अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो उसका निर्वाचन होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है
वह 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, लेकिन इसके पहले भी वह त्यागपत्र दे सकता है, उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। देखिए वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। अभी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो राष्ट्रपति होता है वो अपना पद ग्रहण करता है। और याद रखिएगा, अगर किसी कारण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो वह जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष अपने पद की शपथ लेगा। अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने अभी जस्ट बताया, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है उसमें महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। महाभियोग प्रक्रिया क्या, उसको समझ लेते हैं। जो राष्ट्रपति होता है यदि किसी वह कभी जो संविधान के प्रावधान उनके विपरीत कार्य करता है, यानी संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उसे उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें होता है क्या क्या, प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। याद रखिएगा कि लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है और ये लोकसभा में लाया जाता है। और जब लोकसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है फिर वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वो प्रस्ताव महाभियोग राष्ट्रपति पर लग जाता है और उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद का निपटारा कहाँ किया जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 71 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होगा उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। हाई कोर्ट या अन्य किसी न्यायालय में इसका निपटारा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद पूछा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है, और एक क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था। देखिए जो अनुच्छेद 123 है उसके तहत राष्ट्रपति जो होता है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने की जो उसकी शक्ति है कि कह सकते हैं कि विधायी शक्ति है। देखिए जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जिस पे कानून बनाना बहुत आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है। और इस अध्यादेश की वही वैल्यू होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैल्यू होती है, दोनों बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति वर्णित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, जिसके तहत वो कोई जो राज्य स्तर का अपराधी हो या देश स्तर का अपराधी हो उसे उसकी क्षमा को माफ कर सकता है, या किसी को मृत्यु दंड दी गई है तो वो भी उसको माफ कर सकता है। याद रखिएगा जो मृत्यु दंड की क्षमादान करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या राज्यपाल भी कभी मृत्यु दंड की जो सजा है उसको माफ कर सकता है? तो नहीं, कभी नहीं माफ कर सकता है। वो केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होंगे, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों से जो राष्ट्रपति होता है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और ये जो सदस्य होते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। और इसे जो राज्यसभा की संख्या होती है वो वर्तमान में देखिए 245 है, जिसमें से जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत द्वारा आते हैं और जो 233 सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा है तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत अगर किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह उन दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। देखिए यह याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होता है वह संयुक्त अधिवेशन या कैसे संयुक्त बैठक बुलाता तो है लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति नहीं है? अनुच्छेद 360 मैंने बताया था आप सभी को, भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 360 ये भी उसमें 3 शक्ति, मैंने बताया था कि उसमें 3 शक्तियां हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, दूसरा है वित्तीय, दूसरा है अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360।
अनुच्छेद 365 दोस्तों, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 नहीं है दोस्तों। इसमें 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 365 में क्या है, तो अनुच्छेद 65 में इसी तरह की व्यवस्था की गई। उसमें कहा गया है कि यदि केंद्र जो होते हैं, मतलब जो राज्य होते हैं, केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर वहां पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, लेकिन वह राष्ट्रीय आपात की तरह नहीं होता है। केवल 3 उसमें है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। इन्हीं के आधार पर वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति नहीं है। न्यायिक शक्ति के बारे में पूछ रहा है। देखिए, पहला सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उसकी न्यायिक शक्ति है। क्षमा दान की शक्ति, ये भी उसकी न्यायिक शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, दोस्तों ये नहीं, एक उसकी विधायी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, तो ये भी उसकी न्यायिक शक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो उसकी एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो बहुमत दल का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो मैंने आप सभी को बताया था, कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती पहले ही ली जाती है और कुछ पर बाद में ली जाती है, क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का अभिन्न अंग होता है। तो देखिए, जो राज्यों के नाम सीमा संबंधी परिवर्तन, इस पर उसकी अनुमति होती है, आवश्यक होती है। धन विधेयक के संबंध में उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक होते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये जो सभी विधेयक है इन पर जो राष्ट्रपति की अनुमति पूर्व में ही आवश्यक होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा आकस्मिक धन से, अगर आकस्मिक निधि से पैसे निकालना हो तो भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, दूसरे देशों के साथ समझौता या संधि किसके नाम पर की जाती है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के नाम पर। देखिए, उसकी राजनीतिक शक्ति है कि देश में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि वो कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन नाम किसका रहता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही वह कार्य किए जाते हैं। और दूसरे देशों से कोई संधि करना हो या समझौता करना हो तो वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में कह सकते हैं कि राजनयिकों की नियुक्ति करना हो या जो विदेशी राजनयिक उनको भारत में नियुक्ति का अनुमोदन करना हो तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह था राष्ट्रपति संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।